चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं एक ऐसे विशाल गोदाम की जो शायद किसी फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। और पूरी तरह से अव्यवस्थित भी। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह बिखरा हुआ। और वहाँ टास्क ये है कि उस गोदाम के किसी अंधेरे कोने में रखी एक मशीन का एक बहुत ही छोटा सा स्पेसिफिक पुर्जा ढूंढ कर लाना है। सुनने में ही एक बुरे सपने जैसा लगता है ना। अरे बिना किसी सिस्टम के उस एक पुर्जे को ढूंढने में तो पूरा दिन या शायद हफ्ते लग सकते हैं। सही कहा। लेकिन कैसा हो अगर एक स्मार्ट असिस्टेंट हो, एक ऐसा असिस्टेंट जो गोदाम के बाहर ही खड़ा हो, बस पूछे कि क्या चाहिए और पलक झपकते ही ठीक वही पुर्जा हाथ में लाकर रख दे। ये तो जादू से कम नहीं होगा। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मुख्य विषय बिल्कुल यही है। आज हम इंजीनियरिंग कोलैबोरेशन के बदलते स्वरूप और सॉलिडवर्क्स 2026 के नए स्मार्ट वर्कफ्लो अपडेट्स को डिकोड करने वाले हैं। मैंने गो इंजीनियर का एक हालिया वीडियो और मॉडर्न इंजीनियरिंग कोलैबोरेशन पर स्मार्टेस्ट सॉलिडवर्क्स वर्कफ्लोज नाम का एक बेहतरीन आर्टिकल देखा और मुझे एहसास हुआ कि मतलब ये नई तकनीकें सिर्फ काम को तेज नहीं कर रही हैं, बल्कि इंजीनियरिंग करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल रही हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। ये जो गोदाम वाली तुलना है ना, ये वास्तव में बहुत सटीक है और आज के मॉडर्न डिजाइन एनवायरनमेंट पर बिल्कुल फिट बैठती है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें, हाँ, इतिहास के पन्नों में बिल्कुल इंजीनियरिंग कोलैबोरेशन का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। एक समय था जब इंजीनियरिंग का मतलब पेपर ब्लूप्रिंट्स हुआ करते थे, जिन्हें कुरियर या फैक्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। वो भी क्या दिन थे। हाँ, फिर हम 2D कैड और उसके बाद 3D कैड के युग में आए, जिसने डिजाइन की दुनिया में सच में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। लेकिन एक बात जो इतने सालों में नहीं बदली, वो थी फाइल मैनेजमेंट की सिरदर्दी। वो कभी खत्म नहीं हुई। बिल्कुल। आज की तारीख में डिजाइन बनाना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। असली चुनौती उस भारी भरकम डेटा को मैनेज करना है। अब हम एक ऐसे युग में कदम रख रहे हैं जहां रियल टाइम क्लाउड सहयोग मतलब क्लाउड कोलैबोरेशन एक लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। सही बात है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि सॉलिडवर्क्स 2026 जैसे टूल्स का मुख्य फोकस सिर्फ नए डिजाइन फीचर्स देना नहीं है। इनका असली फोकस उस समय को वापस दिलाना है जो एक इंजीनियर फाइलें ढूंढने, वर्जन चेक करने या सॉफ्टवेयर के लोड होने के इंतजार में बर्बाद करता है। बिल्कुल। और जब वो प्रशासनिक समय बचता है, तभी असली इनोवेशन यानी नवाचार के लिए दरवाजे खुलते हैं। समय बचाना ही तो सबसे बड़ी बात है। और जब समय बर्बाद होने की बात आती है तो मुझे लगता है कि हर डिजाइनर या इंजीनियर एक खास दर से जरूर गुजरा होगा। बड़ी असेंबलीज को खोलना, ओहो, वो तो एक अलग ही संघर्ष है ना। हम सब जानते हैं कि जब कोई 10,000 पार्ट्स वाली भारी भरकम असेंबली फाइल ओपन करनी होती है तो बस सिस्टम पे क्लिक करो और आराम से जाके कप कॉफी बना लाओ, क्योंकि कंप्यूटर तो अगले 10 मिनट तक अटक नहीं वाला है। बिल्कुल। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, कंप्यूटर के पंखे की आवाज तेज हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। इसी परेशानी को दूर करने के लिए इस बार जो सेलेक्टिव लोडिंग का फीचर लाया गया है वो बहुत कमाल का है। मैंने पढ़ा कि अब पूरा डिजाइन लोड होने का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। ये काम कैसे करता है? ये शायद सबसे बड़ी समस्या का सबसे स्मार्ट समाधान है। पारंपरिक रूप से कैड सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि अगर किसी बहुत बड़ी मशीन के मान लीजिए सिर्फ एक नट या बोल्ट पर काम करना है, हाँ, तो भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में उस पूरी मशीन के हर एक पार्ट को मेमोरी में लोड करता था, जो कि बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता। बिल्कुल। और इसी वजह से सिस्टम क्रैश होते थे या धीमे पड़ जाते थे। लेकिन ये सिलेक्टिव लोडिंग इस पूरी प्रक्रिया को पलट देती है। अब शुरुआत सीधे भारी कैड सॉफ्टवेयर से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही हल्के ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन से होती है। अच्छा, ब्राउजर से? हाँ, वहां ग्राफिक रूप से पूरे डिजाइन को देखा जा सकता है और केवल उन्हीं पार्ट्स या सब असेंबली को चुना जा सकता है जिन पर वास्तव में काम करना है। ये सब कुछ बैकग्राउंड में भारी डेटा को प्रोसेस किए बिना होता है, मतलब बिना एक्स्ट्रा लोड के। सही कहा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिस फाइल को खुलने में 15 मिनट लगते थे, वो अब कुछ ही सेकंड्स में सामने होती है। यहाँ मुझे एक चीज बहुत दिलचस्प लगी थी रिसर्च के दौरान। ये सेलेक्टिव लोडिंग डिजाइन के अंतर्निहित कैड ट्री या स्ट्रक्चर से पूरी तरह स्वतंत्र है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब सिर्फ पार्ट्स पर क्लिक करके ही उन्हें सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि कस्टम प्रॉपर्टीज, मैच्योरिटी स्टेटस या यहाँ तक कि वॉल्यूम्स के आधार पर भी सर्च और फिल्टर किया जा सकता है। बिल्कुल। अब जो लोग दिन रात कैड पर काम नहीं करते, उनके लिए इसे थोड़ा आसान कर दूं,
मैच्योरिटी स्टेटस का मतलब बस ये है कि डिजाइन के स्टेज में है, जैसे वो ड्राफ्ट में है या अप्रूव्ड हो चुका है। हाँ, और वॉल्यूम का मतलब? वॉल्यूम का मतलब है किसी खास एरिया या बॉक्स के अंदर आने वाले पार्ट्स। तो अगर किसी को सिर्फ उन पार्ट्स पर काम करना है जो अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं, तो वो सीधा फिल्टर लगाकर सिर्फ उन्हीं को खोल सकता है। सही कहा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इसका अर्थ है कि सॉलिडवर्क्स में अब डिजाइनिंग एक सर्जिकल प्रक्रिया बन गई है। सर्जिकल प्रक्रिया, ये शब्द बहुत सही है। हाँ, जैसे एक सर्जन पूरे शरीर की चीरफाड़ करने के बजाय केवल उसी हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है जहां ऑपरेशन होना है, बिल्कुल वैसे ही एक इंजीनियर अब केवल चयनित हिस्सों को आइसोलेट करके खोल सकता है। इससे तो कंप्यूटर की रैम और प्रोसेसिंग पावर दोनों बचेगी। और इंजीनियर का फोकस भी बेहतर होता है। जब स्क्रीन पर हजारों एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं दिखेंगे तो विजुअल क्लटर यानी आंखों के सामने का शोर खत्म हो जाता है। बिना किसी रुकावट के पूरी सटीकता के साथ काम किया जा सकता है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे कमाल की बात यह है कि जो ये फिल्टर लगाकर एक खास व्यू बनाया गया है, वो सिर्फ एक बार के लिए नहीं है। हाँ, उसे सेव किया जा सकता है। बिल्कुल, इन फिल्टर डिजाइन वेरिएशंस को बाकायदा सेव कर सकते हैं। अगली बार जब काम करने बैठें तो फिर से फिल्टर नहीं लगाने पड़ेंगे। और इसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, 2D ड्राइंग्स में इसका रेफरेंस दिया जा सकता है और मतलब इसे रिलीज भी कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी क्लाइंट को केवल एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म दिखाना है तो उसे सेव करके सीधा दिखाया जा सकता है। बिल्कुल, और इस तरह के स्मार्ट वर्कफ्लोज ही मॉडर्न इंजीनियरिंग का आधार हैं। लेकिन जब हम काम को स्मार्ट और आसान बनाने की बात कर रहे हैं तो हमें उस तकनीक के बारे में भी बात करनी चाहिए जिसने आज हर इंडस्ट्री में तहलका मचाया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, एआई। इंजीनियरिंग भी इससे अछूती नहीं है। सॉलिडवर्क्स ने पिछले कुछ अपडेट्स में खासतौर पे 2025 FD03 वर्जन के आसपास ऑरा नाम का एक एआई साथी पेश किया था। ऑरा, हाँ। और अब 2026 आते आते ये कोलैबोरेशन का एक बेहद मजबूत हिस्सा बन चुका है। ऑरा का कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत ही इंट्रीगिंग लगा। जब भी किसी डिजाइन पर काम चल रहा होता है और मान लीजिए कोई अजीब सा एरर आ जाता है, तो पहला कदम क्या होता है? गूगल करना। हाँ, गूगल पर जाते हैं, सॉलिडवर्क्स फोरम खोलते हैं और पुराने थ्रेड्स खंगालने लगते हैं। कभी-कभी 2014 के किसी फोरम पोस्ट में जाकर जवाब मिलता है जिसे पढ़ने में आधा घंटा लग जाता है। और कई बार तो वो जवाब काम भी नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन ऑरा इन सभी चीजों को, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट्स हों, विकी पेज हों या आइडियाज हों, तुरंत समराइज कर देता है। बस अपनी भाषा में सवाल पूछना होता है। ऑरा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो प्राकृतिक भाषा यानी नेचुरल लैंग्वेज को समझता है और उसी में जवाब देता है। ये किसी आम चैटबॉट की तरह केवल कीवर्ड्स मैच नहीं करता। ये हेल्प फाइल्स, व्हाट्स न्यू, डॉक्यूमेंटेशन और वेरीफाइड कम्युनिटी पोस्ट से सही संदर्भ निकाल कर लाता है। ये एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड कलीग की तरह है जिसने सॉफ्टवेयर की हर एक मैनुअल पढ़ी हुई है, जो हर सवाल का सटीक जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। बताइए। मुझे एक बात बताइए, इंटरनेट और कम्युनिटी फोरम्स पर तो बहुत सी गलत जानकारी भी होती है। कई बार लोग ऐसे जुगाड़ बता देते हैं जो काम तो कर जाते हैं लेकिन बाद में पूरी असेंबली को करप्ट कर सकते हैं। हाँ, वर्क अराउंड्स कई बार खतरनाक होते हैं। बिल्कुल, अगर ऑरा ऐसे ही किसी रैंडम यूजर का गलत जवाब उठाकर इंजीनियर को दे दे और उस इंजीनियर ने आंख बंद करके उस सलाह को मान लिया, तो क्या किसी बड़े प्रोजेक्ट में लाखों डॉलर की मैन्युफैक्चरिंग गलती होने का खतरा नहीं है? हम एआई पर इस तरह का भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ही बेहतरीन और वाजिब सवाल है और किसी भी इंजीनियरिंग टीम को ये सवाल पूछना भी चाहिए। देखिए, ऑरा को इसी बात को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अच्छा? हाँ, ये ओपन इंटरनेट से कोई भी रैंडम डेटा स्क्रैप नहीं करता। इसका जो नॉलेज बेस है वो सॉलिडवर्क्स के अपने वेरीफाइड इकोसिस्टम तक सीमित है। मतलब सिर्फ ऑफिशियल डेटा? बिल्कुल, यानी ये सबसे पहले प्रायोरिटी ऑफिशियल हेल्प फाइल्स, ट्रेनिंग मैनुअल्स और रिलीज नोट्स को देता है। कम्युनिटी फोरम से जानकारी लेते समय भी ये उन आंसर्स को तरजीह देता है जिन्हें कम्युनिटी ने सॉल्व मार्क किया हो या जिन्हें सबसे ज्यादा अपफोर्स मिले हों। ये तो बहुत सुरक्षित तरीका है। फिर भी एक इंजीनियर के तौर पर अपना विवेक हमेशा जरूरी है। ऑरा एक असिस्टेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। वो सही दिशा में ले जाकर समय बचाता है, लेकिन आखिरी डिसीजन हमेशा इंजीनियर का ही होता है। ये काफी आश्वस्त करने वाला है। और कम्युनिटी की बात करें तो गो इंजीनियर के वीडियो में एक और अपडेट का जिक्र था जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। टास्क पेन वाला? हाँ, अब सॉलिडवर्क्स के टास्क पेन यानी जो स्क्रीन के साइड में टूल बार होता है, वहीं से सीधे यूजर फोरम तक पहुंचा जा सकता है।
डिजाइन छोड़कर वेब ब्राउजर खोलने की कोई जरूरत नहीं। पूछना है या किसी और की मदद करनी है तो सब कुछ उसी एक स्क्रीन के अंदर मौजूद है। ये वर्कफ्लो को बिल्कुल सीमलेस बना देता है। ये इंटीग्रेशन सच में बहुत महत्वपूर्ण है। जब जानकारी तक पहुंचना आसान होता है तो समस्याओं का समाधान तेजी से होता है और टीम का मोराल भी हाई रहता है। सही कहा। लेकिन जब हम जानकारी, डिजाइन्स और डेटा को इतनी आसानी से साझा करने की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा सामने आता है। सिक्योरिटी का, है ना? बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी या डेटा ब्रीच होने का खतरा लगातार मंडराता रहता है, डिजाइन्स को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो है। पहले डिजाइन शेयर करने का मतलब होता था कि फाइल को जिप करो, फिर किसी थर्ड पार्टी क्लाउड स्टोरेज पे अपलोड करो या ईमेल करो, और फिर दुआ करो कि सामने वाले के पास वो फाइल खोलने के लिए सही वर्जन का सॉफ्टवेयर मौजूद हो। हाँ, कई बार तो फाइल फॉर्मेट मैच ना होने की वजह से क्लाइंट के साथ मीटिंग्स टल जाती थीं। लेकिन अब 2026 के अपडेट्स में शेयरिंग का तरीका पूरी तरह बदल गया है। आप सीधे फाइल मेन्यू से डिजाइन शेयर कर सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ हो, स्टेप फाइल हो या 3D प्रिंटिंग के लिए STL फॉर्मेट हो। और सबसे शानदार बात यह है कि जिसे फाइल भेजी जा रही है उसे कोई सॉफ्टवेयर खरीदने या डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे सीधे एक सुरक्षित लिंक के जरिए ब्राउजर में देख सकते हैं। बिल्कुल। और जो आर्टिकल हमने देखा, स्मार्टर वर्कफ्लोज, वो इसी सुरक्षा और डेटा मैनेजमेंट के पहलू पर बहुत जोर देता है। केवल एक लिंक शेयर कर देना ही काफी नहीं है। तो और क्या जरूरी है? ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वो डिजाइन केवल और केवल उसी व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए वो बना है। यहीं पर रोल बेस्ड एक्सेस की भूमिका अहम हो जाती है। अच्छा, मतलब रोल्स के हिसाब से परमिशन। हाँ, सिस्टम को इस तरह सेट किया जा सकता है कि टीम के अलग अलग सदस्यों को उनकी भूमिका के अनुसार ही डेटा दिखाई दे। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर को डायमेंशंस और कटलिस्ट दिख सकती है, लेकिन शायद वो डिजाइन में बदलाव ना कर सके। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म का मजबूत इंक्रिप्शन ये सुनिश्चित करता है कि डेटा ट्रांसफर के दौरान कोई उसे इंटरसेप्ट ना कर सके। इससे टीमों को मानसिक शांति मिलती है। सुरक्षा के साथ साथ एक और चीज होती है पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी। मुझे एक घटना याद आ रही है जो एक दोस्त की टीम के साथ हुई थी। क्या हुआ था? उनकी टीम ने एक मशीन का पार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया। हाँ। बाद में पता चला कि प्रोडक्शन टीम ने गलती से उस ड्राइंग का प्रिंट आउट निकाल लिया था जिस पर अभी फाइनल अप्रूवल नहीं मिला था। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। बहुत बड़ी। सिर्फ एक साइन या स्टैंप न होने की वजह से पूरी बैच गलत बन गई और लाखों का नुकसान हुआ। ऐसी मानवीय भूलें अक्सर भारी पड़ती हैं। बिल्कुल। इसी तरह की भूलों को रोकने के लिए ड्राइंग स्टैंपिंग का फीचर बहुत काम आता है। मैंने देखा कि अब जब भी कोई चेंज एक्शन टास्क पूरा होता है तो ड्राइंग पर स्टैंपिंग ऑटोमेटिक रूप से हो जाती है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल फीचर है। जब ऑटोमेटिक स्टैंपिंग होती है तो ड्राइंग पर यूजर नेम, अप्रूवल की तारीख और सबसे महत्वपूर्ण मैच्योरिटी स्टेटस अपने आप छप जाता है, जैसे रिलीज्ड या अप्रूव्ड। हाँ, इसका मतलब है कि शॉप फ्लोर पर काम करने वाले वर्कर को ड्राइंग देखते ही पता चल जाएगा कि यह फाइनल वर्जन है या नहीं। इसमें किसी के भूलने या मैन्युअली स्टैम्प लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मतलब मानवीय भूल को कम करना और प्रोसेस में सटीकता लाना। बिल्कुल। इन क्लाउड बेस्ड वर्कफ्लोज का सबसे बड़ा फायदा यही है। सटीकता की बात निकली है तो वर्जन कंट्रोल का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हर डिजाइनर के सिस्टम पर एक फोल्डर ऐसा जरूर होता है जहां फाइल के नाम कुछ ऐसे होते हैं: फाइनल डिजाइन V2, रियल फाइनल, प्लीज यूज दिस फाइनल। हाँ, और उसे देखकर किसी का भी सिर चकरा सकता है। बिल्कुल। जब कई लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों तो फाइल को लेकर उलझने पैदा होना बहुत आम बात है। सॉलिडवर्क्स 2026 ने इसे सुलझाने के लिए इटरेशंस बनाने की प्रोसेस को बहुत स्मूथ कर दिया है। इटरेशंस, हाँ। जब डिजाइन सेव किया जाता है तो सिस्टम एक नया इटरेशन बनाने का विकल्प देता है और उसमें बाकायदा कमेंट्स जोड़े जा सकते हैं कि वास्तव में क्या बदलाव किए गए हैं। इटरेशंस को इस तरह से मैनेज करना टीम के बीच कम्युनिकेशन गैप को खत्म करता है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का नियंत्रण भी बहुत काम आता है। एडमिन कंट्रोल कैसे? जो प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये तय कर सकता है कि सिस्टम कितने इटरेशन सेव करेगा या कितने समय तक पुरानी फाइल्स को रखेगा। अच्छा, स्टोरेज मैनेज करने के लिए। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब प्रोजेक्ट में कुछ गलत हो जाए। मान लीजिए किसी नए डिजाइन बदलाव की वजह से पूरी असेंबली में एरर आने लगे तो वापस जाना पड़ता है। बिल्कुल, पुराने और सही वर्जन पर वापस जाना, जिससे रोल बैक कहते हैं, वो बस एक क्लिक का काम रह जाता है।
पूरी वर्जन हिस्ट्री सामने होती है, जिससे फाइल ओवरराइट होने या खोने का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। और प्रोजेक्ट में एक और चीज होती है जहां कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती, वो है बिल ऑफ मटेरियल यानी BOM। BOM डिजाइन की जान होती है। सही कहा। कोई भी डिजाइन कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसकी BOM लिस्ट गलत है तो परचेज डिपार्टमेंट गलत सामान ऑर्डर कर देगा और पूरी असेंबली लाइन रुक जाएगी। बिल्कुल। वीडियो में एक बहुत ही इम्पैक्टफुल बात बताई गई थी कि अब 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म पर वेल्डमेंट कट लिस्ट को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। हाँ, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि वेल्डमेंट कट लिस्ट बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चरल पार्ट्स, पाइप्स, शीट मेटल और प्लेट्स की एक सटीक सूची होती है जो बताती है कि किस पार्ट को किस आकार में काटना है। और अब जब डिजाइन क्लाउड पर सेव होता है तो उसी समय यह तय किया जा सकता है कि कट लिस्ट आइटम्स को पब्लिश करना है या नहीं। चूंकि इसमें स्ट्रक्चरल शीट मेटल और प्लेट्स का पूरा सपोर्ट है, इसलिए जो इंजीनियरिंग BOM बनती है वो बिल्कुल पक्की और सटीक होती है। डिजाइन से लेकर परचेजिंग तक हर कोई एक ही लिस्ट देख रहा होता है। ये तो बहुत शानदार है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव स्मार्ट कंपोनेंट्स को लेकर भी आया है। हाँ, स्मार्ट कंपोनेंट्स हमेशा से डिजाइनों को स्टैंडर्डाइज करने का एक बेहतरीन तरीका रहे हैं। अगर एक ही तरह का बोल्ट या ब्रैकेट बार बार इस्तेमाल होना है तो उसे हर बार नया बनाने की क्या जरूरत। बिल्कुल। और अब ये स्मार्ट कंपोनेंट्स 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म पर सीधे स्टोर किए जा सकते हैं। इसका फायदा ये है कि पूरी टीम एक ही स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करती है। और एक बहुत ही छोटा लेकिन इम्पैक्टफुल तकनीकी विवरण है। फाइल लोकेशन जो बुकमार्क्स को रेफरेंस करती हैं, वे अब ऑटोमेटिक अपडेट होती हैं। ऑटोमेटिक अपडेट मतलब मैन्युअल लिंक चेंज नहीं करना पड़ता? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी फोल्डर या फाइल को बुकमार्क किया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेटर ने उस फाइल का कोई नया वर्जन अपलोड कर दिया है। हाँ, तो बुकमार्क हमेशा सबसे नवीनतम यानी लेटेस्ट सामग्री तक ही ले जाएगा। चलिए, ये तो तकनीक की बात हो गई। अब इस पूरे चर्चा को थोड़ी जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं। थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ। बिल्कुल। हमने तकनीक, AI और क्लाउड की बहुत बातें कर ली, लेकिन क्या ये सब असली दुनिया में कोई बड़ा फर्क पैदा कर रहे हैं? यकीनन कर रहे हैं। उस आर्टिकल में एक बहुत ही शानदार केस स्टडी दी गई थी। एक ऑटोमोटिव डिजाइन टीम ने अपने प्रोजेक्ट में इन रियल टाइम अपडेट्स और सहयोग उपकरणों का इस्तेमाल किया और नतीजा क्या निकला? उन्होंने काफी समय बचाया था। हाँ, उन्होंने अपने डिजाइन साइकिल के समय में पूरे 30% की कमी दर्ज की। अब जरा सोचिए, 30% समय बचने का मतलब क्या है? ये तो महीनों का समय है। बिल्कुल। अगर कोई प्रोजेक्ट 10 महीने में पूरा होने वाला था तो वो 7 महीने में ही पूरा हो गया। वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से पूरे 3 महीने पहले अपना प्रोडक्ट मार्केट में ले आई। ये बहुत बड़ा व्यावसायिक लाभ है। और ये 30% की बचत कोई चमत्कार नहीं है। तो क्या है? ये इसी बात का परिणाम है कि सिस्टम से सारी रुकावटें हटा दी गईं। ये समय इसलिए बचा क्योंकि एक इंजीनियर को असेंबली लोड होने का इंतजार नहीं करना पड़ा। हाँ, वो सेलेक्टिव लोडिंग की वजह से। डिजाइन अप्रूवल के लिए ईमेल के धागों में नहीं उलझना पड़ा और गलत ड्राइंग से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया। आज के समय में जब रिमोट और हाइब्रिड टीमों का कल्चर है, जहां मान लीजिए एक डिजाइनर दिल्ली में बैठा हो, सिमुलेशन इंजीनियर जर्मनी में हो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन में हो, तो ऐसे में तो बिना क्लाउड के काम ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। वहां ये क्लाउड बिल्ड्स टूल एक ऐसा लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जो पहले असंभव था। सब एक ही लाइव मॉडल पर काम कर रहे हैं। फाइल कहाँ सेव है इसके बजाय पूरा फोकस इस बात पर होता है कि प्रोडक्ट को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, आधुनिक इंजीनियरिंग अब किसी एक जीनियस इंजीनियर के अकेले एक बंद कमरे में बैठकर काम करने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम को इतना स्मार्ट और कनेक्टेड बनाने के बारे में है कि टीम का हर सदस्य बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के अपना बेस्ट दे सके। सेलेक्टिव लोडिंग से समय बचाना हो, और AI से तुरंत जवाब पाना हो, या फिर सुरक्षित स्टैंपिंग से गलतियों को रोकना हो, हर एक फीचर का अंतिम लक्ष्य एक ही है, बाधाओं को दूर करना। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़े और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें याद रखना चाहिए कि जानकारी और ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे सही समय पर और सही जगह लागू किया जाए। इन स्मार्ट वर्कफ्लोज का असली उद्देश्य सिर्फ 3D मॉडल को स्क्रीन पर सुंदर दिखाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य टाइम टू मार्केट को कम करना और डिजाइन प्रोसेस से मानवीय त्रुटियों को पूरी तरह हटाना है, ताकि कंपनियां तेजी से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें। बिल्कुल।
आज के इस तेज तर्रार बाजार में वही कंपनियां टिक पाएंगी जो तेजी से फैसले ले सकती हैं और बिना गुणवत्ता खोए तेजी से इटरेशन कर सकती हैं। ये सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी और इंसानी इनोवेशन का एक बेहतरीन संगम है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और सच कहूँ तो इस पूरे विषय की गहराई में जाने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा परेशान करने वाला सवाल आ रहा है। अच्छा, क्या सवाल है? ये सवाल इन्हीं नई तकनीकों से प्रेरित है, लेकिन हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, जब ऑरा जैसा स्मार्ट एआई सवालों के जवाब दे रहा है, सेलेक्टिव लोडिंग और क्लाउड सिस्टम फाइल मैनेजमेंट की सिरदर्दी संभाल रहे हैं, प्रशासनिक बाधाएं खत्म हो रही हैं। सही बात है। तो ऐसे में आज से 10 साल बाद एक इंजीनियर की वास्तविक भूमिका क्या रह जाएगी? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या भविष्य के इंजीनियरों का काम कैड सॉफ्टवेयर में मैन्युअली लाइंस और कर्व्स बनाने से पूरी तरह हट जाएगा? क्या वे केवल सिस्टम थिंकर्स या डिजाइन फिलोसोफर बनकर रह जाएंगे जो सिर्फ मशीन को बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? और सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उस विचार को एक सटीक उत्पाद में बदल देगा। बिल्कुल। क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं जहां हमारा मुख्य काम ड्राफ्टिंग नहीं बल्कि सिर्फ सोचना होगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर खास तौर पर इंजीनियरिंग से जुड़े सभी लोगों को गहराई से सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बदलाव आ चुका है, बस हमें इसे पूरी तरह अपनाना बाकी है। खैर, इस सवाल का जवाब फिलहाल हम विचार करने के लिए छोड़ते हैं। आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इन नए डिजाइन वर्कफ्लोज और भविष्य की तकनीकों पर विचार करते रहिए, सीखते रहिए और अपनी इस गहरी जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखिए।